अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से खुशामदीद है आप सभी का उर्दू के क्लास में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का उर्दू चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कटी हुई शाख। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है कटी हुई शाख। लिखा है किसने? कमर जहां ने, डॉक्टर कमर जहां ने। तो सबसे पहले हम कमर जहां की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इस कहानी का नाम कटी हुई शाख क्यों रखा गया। कटी यानी कट के अलग हो जाना, और शाख यानी जो पेड़ में डाल होते हैं, शाख होते हैं। वैसे तो ये कहानी कटी हुई शाख बहुत अच्छी कहानी है। इसमें हम इंसानों की जिंदगी की हकीकत बातों को बताया गया है। कमर जहां ने बताया कि हम इंसानों की जिंदगी हकीकत है क्या। एक कटी हुई शाख के मानी जो कट करके अलग हो जाना, और हम कट के अलग हो जाते हैं। तो उनसे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कमर जहां के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछता है और आपको याद करना है, याद रखना है। तो एग्जाम में क्या क्या पूछेगा सारा नोट्स मैंने निकाल लिया है, बस आपको सुनना है, समझना है। अपने नजरिए को यहां रखिए। देखिए, सबसे पहले कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में, यानी डेट फिक्स नहीं है और कयास किया जाता है कि 1951 या 52। तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक होगा। समस्तीपुर जिला मर्दमखेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुआ था। ये कहां पैदा हुई थी? समस्तीपुर जिला में है ना। समस्तीपुर जिला मर्दमखेज गांव में पैदा हुई थी। कब हुई थी? 1951 और 52 के दौरान, फिक्स नहीं है। अगला है इनके वालिद का नाम। इनके वालिद का नाम क्या था? तो यहां देखिए, सैयद अताउल हक। इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। इनका खानदान इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते हैं, यानी इनके खानदान वाले जो वो इल्मो अदब से, तौर तरीके, तहजीब से दिलचस्पी, यानी दिल को उसमें लगाव ज्यादा है। किस चीज़ में? इनका खानदान इल्मो अदब से दिलचस्पी, इनके खानदान वाले जो थे वो इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे। ठीक, फिर आगे देखिए, कह रहा है पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए। तो डॉक्टर कमर जहां ने पहले पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और पीएचडी किया। और क्या किया? पीएचडी किया। ठीक है। फिर 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया। तो डॉक्टर कमर जहां ने अफसाना लिखना कब से शुरू किया? 1966 से। और फिर पीएचडी और एमए भी किया। ये क्लियर है। नेक्स्ट पहलू देखते हैं हम कि पहली कहानी। जी हाँ, इन्होंने अपनी जिंदगी में कहानी भी लिखा। कहानी समझते हैं ना। इनकी पहली कहानी क्या थी? जुनूने वफा। इन्होंने, डॉक्टर कमर जहां ने जो अपनी पहली कहानी लिखी उसका नाम क्या था? जुनूने वफा इनकी पहली कहानी थी, जो 1966 में साया हुआ। कब साया हुआ? 1966 में। साया होने का मतलब हो कि इन्होंने जो कहानी लिखा इन्होंने, और उस कहानी को किताबी शक्ल करके छापा जो गया, उसे हम साया होने कहते हैं। तो ये 1966 में साया हो चुका, छप करके मंजर आम पर आ चुका। आगे देखते हैं हम। आगे कह रहा है कि संद्रवती महिला कॉलेज भागलपुर के, यानी संद्रवती महिला कॉलेज, कौन सा नाम याद रखना, संद्रवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से कैरियर का आगाज किया। तो सवाल होगा कि डॉक्टर कमर जहां ने अपनी कैरियर का, अपनी जिंदगी की शुरुआत, आगाज कहां से किया? तो संद्रवती महिला कॉलेज जो कि भागलपुर में है। ये सवाल आपको याद रहना चाहिए। यहां तक क्लियर है। उसके बाद कह रहा है और तरक्की पाकर, यानी के प्रमोशन पाकर भागलपुर यूनिवर्सिटी सदर शोबा उर्दू बनी। यानी फिर भागलपुर सदर शोबा, मतलब के तरक्की पाकर के भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू बन गए, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी के उर्दू में सदर शोबा उर्दू बन गए। आगे हम देखते हैं, ये बहुत ही, मतलब पढ़ाई से इनको दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी कमर जहां को, और हर लड़कियों को और लड़कों को पढ़ाई से दिलचस्पी होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी हम देखते हैं 3 अफसानवी मजमूए। इन्होंने 3 अफसानवी मजमूए लिखे। कितने? इनकी डॉक्टर कमर जहां के 3 अफसानवी मजमूए हैं। पहला क्या है? चारह गर। पहला क्या है? चारह गर, जो कि 1983 में। चारह गर कब लिखा? 1983 में। दूसरा है अजनबी चेहरा, 1991 में। अजनबी चेहरा 1991 में। और तीसरा है यादे नगर। ये 3 अफसानवी मजमूए। तो मजमूए का मतलब किताब, 3 अफसानों का किताब इन्होंने लिखा, जिसका नाम पहला चारागर 1983 में, दूसरा अजनबी चेहरा 1991 में, और तीसरा है आपका यादे नगर। ये आपको याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि अफसाना निगारी के अलावा, यानी इन्होंने सिर्फ अफसाना निगारी ही नहीं कहा, अफसाना ही नहीं लिखा, तनकीदी
तनकीद का मतलब होता है सही और गलत में फर्क पैदा करना, वाज़ह करना कि क्या सही है क्या गलत है। अफसाना निगारी के अलावा तनकीदी निगार भी थे। अब क्या कह रहा है, तनकीदी मजमुआ, इन्होंने अफसानवी मजमुए तो लिखे ही, इन्होंने तनकीदी मजमुए भी लिखे, जिसे अख्तर शेरानी की जिनसी रुमानी शायरी, इन्होंने जो तनकीदी अख्तर शेरानी की जिनसी रुमानी शायरी, फिर दूसरा गाया मायार, तीसरा कह रहा है कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकपूरी, यानी कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकीपूरी, यानी इन सबों पे तनकीदी बता चुका हूँ। सही और गलत में फ़र्क करना, कोई कहता है कि आपका नाम ये है तो कोई कहता नहीं, तो हम आए और आपकी तनकीद किए कि आपका हकीकत नाम क्या है, तो इसे तनकीद निगारी कहते हैं। और चौथा हरफ़े आगही, इन्होंने हरफ़े आगही इनकी तनकीदी मजमूए का नाम है। तो ये था डॉक्टर कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी के बारे में। डॉक्टर कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी आप पढ़ लिए, मैट्रिक में आपसे ये पूछा जाएगा। अब ये सवाल आपको याद रखना, थोड़ा सा आपको मेहनत करना, बाकी मेहनत तो मैं यहाँ कर ही देता हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कटी हुई शाख के इस कहानी का नाम कटी हुई शाख क्यों रखा गया, आखिर क्या कारण है इसके पीछे कि इस कहानी का नाम कटी हुई शाख रख दिया गया। तो बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। इस कहानी को मैं पढ़ा रहा हूँ और इससे हमारी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी और हमारे मुआशरे की बातें जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी जो है पूरा का पूरा हमारे मुआशरे पर और पूरा का पूरा मोटिवेशन है हमारे लिए, हम सबों के लिए, कि हमारी ज़िंदगी कैसी बन गई है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस कहानी को कि इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एक लड़का होता है, ठीक, वो अपनी गांव घर में, जैसे मैं ही मान लूँ, मैं अपने गांव घर में रह रहा हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ, पढ़ने लिखने के बाद अब है क्या कि वो गांव में रह रहा था और गांव का माहौल बिल्कुल सेपरेट होता है, बाउंडेड होता है, उसने कभी कुछ देखा नहीं हो। तो उसका एक दोस्त होता है जो बाहर विदेश की कंपनी में काम करता है। तो वो कहता है कि यार तुम क्या पढ़ लिख करके गाँव में चप्पल तोड़ रहे हो, यहाँ से वहाँ नौकरी के लिए, गाँव घर में कोई नौकरी थोड़ी है, तुम तो कुएं के मेंढक बने हुए हो, बाहर निकल करके देखो, बाहर की दुनिया रंगीन है, तुम आओ, एक से एक चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आजकल के बच्चे दिल्ली मुंबई जाने के लिए परेशान है, तड़पते हैं नया कपड़ा पहनने के लिए। तो उसके दोस्त का नाम था असद। देखिए इसमें असद जो होता है वो दोस्त होता है, लेकिन इसमें मरकजी किरदार जो है ना, मेन किरदार, उसका नाम नहीं दिया गया। तो असद कहता है अपने दोस्त को, जो उसको, कि यार तुम ज़ाती ज़िंदगी में क्यों फंस रहे, पढ़े लिखे थे यही बुरा दिन देखने के लिए, सो पढ़ लिख लिए तो बाहर की दुनिया में आओ, रंगीन दुनिया देखो, वहाँ ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। तो ये बातें उसके जहन में लग जाती है, वो सोचता है कि नहीं यार हमें बाहर जाना चाहिए, और वो अपना पासपोर्ट वगैरह बना करके, वीज़ा भी तुरंत ही आ जाता है, और वो वीज़ा के आने के बाद जो क्या करता है, विदेश, फॉरेन मुल्क जो है, फॉरेन कंट्री, वो चला जाता है, बाय प्लेन चला जाता है। जब वो अपने गांव से अपना टिकट कटा करके अपनी एक बूढ़ी माँ होती है उसको छोड़ करके जाता है, तो जब एयरपोर्ट पे रुकता है तो एयरपोर्ट पे अपनी पिछली ज़िंदगी को खैराबाद कहता है कि बाय बाय पुरानी ज़िंदगी, अब हम तो नई ज़िंदगी में जा रहे हैं, हम तो आएंगे तो वहाँ से राजा बादशाह बन करके लौटेंगे, हम तो बहुत सारी बदलाव आ जाएगी हम में। और ये वहाँ से जब जरता है तो प्लेन में बैठता है, फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, पहली बार गाँव छोड़ के जा रहा है, तो उसे ज़रा बराबर भी एहसास ना होता कि पीछे हम अपनी माँ को गाँव में छोड़ के जा रहे हैं, अपने गाँव, दोस्त, अहबाब, रफ़ीक, ख़ैशो अकारिब सबको छोड़ के जा रहे हैं, रत्ती बराबर उसे एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके आगे सामने ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी दिखती रहती है। वो प्लेन में जाता है, बैठता है, और प्लेन का माहौल होता है कि प्लेन में जब आप बैठ जाते हैं तो वहाँ पर उसके सामने खूबसूरत सी एयर हॉस्टेस आती है। वहाँ महिलाओं को रखा जाता है, औरतें होती हैं, नवयुवक, जवान सी, खूबसूरत, हसीन, नाजनीन, वो आती है, तो सब बैठ के होते हैं, तो वो लड़का भी वहीं पे बैठा होता है। तो वो एयर हॉस्टेस आती है, ऐसे दस्तरी लिए हुए, पानी लेकर के मुस्कुराती है और कहते हैं कि सर आप कुछ लेंगे। तो वो बड़ा खुश होता है उसके चेहरे को देख करके, यार ये तो मतलब मैं आया और मुझे देख करके मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, ये लगता है कि हमारी बात बन गई, क्योंकि ये कभी देखा ही नहीं रहता कि ऐसा होता है। मैं भी प्लेन में सफ़र किया हूँ एक बार इत्तेफाक से, तो मैंने भी देखा है कि एयर हॉस्टेस होती है, वो एयर हॉस्टेस का, क्योंकि उसको ड्यूटी पर रखा जाता है। जब वो एयर हॉस्टेस वहाँ आती है तो पूछती है, दिल नवाज अंदाज में मुस्कुरा करके पूछती है, एक्सक्यूज़ मी सर, डू यू हैव एनीथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए? तो वो खुश होता है, बड़ा खुश होता है, और वहाँ से पानी या जो भी दिया होता है उसका गिलास उठाता है, उसके दस्त नाजनीन यानी नाजुक हाथों से गिलास का पानी, प्यास न भी हो तो एयर हॉस्टेस पानी दे तो मना कौन करेगा भाई, दोबारा थोड़ी पी पाएंगे, वो ले लेता है। और वो बड़ा खुश होता है अपने आप में कि हमें लगता है ये जलवा हमारे लिए है, ये खूबसूरती हमारे लिए है, ये अंदाज, मुस्कुराहट हमारे लिए। लेकिन जब बाजू में एक चचा बैठे होते हैं 80 साल के, जब ये औरत उन्हें भी, ये एयर हॉस्टेस उन्हें भी जा करके देती है, कहती है कि ये लीजिए चचा,
और वहां भी जाकर के ये मुस्कुराती है, तब जाकर के इसको लगता है कि अरे यार हम तो फंस गए, ये जलवायु तो आम है, ये मेरे लिए नहीं है। तब ये लड़का समझता है कि यार ये तो जलवायु आम है, ये अदाकारी, ये जलवा तो सबों के लिए है। तो फिर ये मुरझा सा जाता है। और इसलिए आप लोग जिंदगी में कहा जाता है कि मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, और जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो गधा नहीं बनना है, हमें किसी की मुस्कुराहट पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो ये यहाँ से एयरपोर्ट से यानी प्लेन से उतरता है और वहाँ नई दुनिया में जाता है, नई जिंदगी का रंगीन ऐनक लगा होता है और वहाँ की दुनिया को देखता है, बड़ा खुश होता है। नए नए लोग, नया नया शहर, गांव में कहा मिट्टी का दीवार, ईंट की दीवार, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सोफा, गद्दा, नई नई चीजें लगी होती है, नई नई कार, सब बड़ा खुश होता है। और वो वहाँ काम करता रहता है, वो वहाँ काम करने लगता है। समझ लीजिए कि वहीं लगभग ज़िंदगी वो गुजारने लगता है। और जब गुजारने लगता है तो उसे पिछली ज़िंदगी याद नहीं आती, लेकिन कभी कभी उसे ये एहसास होता है कि हम विदेश में हम कमा रहे हैं। यहाँ लोग कमाता क्यों है विदेश में, कि अपने पैसों को कमा करके अपने बाल बच्चों तक भेजे और वो वहाँ खुश हो रहे अच्छे से। वो सोचता है कि पैसा हम कमाते हैं यहाँ से भेजते हैं कि बाल बच्चा परिवार अच्छे से होगा, बीवी अच्छे से होगी, बच्चे लोग स्कूल जाते आते होंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो जो अपनी मशीनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ मेहनत कर रहा है, वहाँ अपने पैसों को यहाँ भेज रहा है, वो सारा पैसा विदेश रह करके वो मेहनत करता है अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल को गुजारने के लिए। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यहाँ उसका बच्चा स्कूल मदरसे जाते समय रास्ते में गिल्ली डंडा खेलने लगता है, सही वक्त पे मदरसा नहीं जाता है, सही वक्त पे तालीम हासिल नहीं करता है और वालिदैन के पैसों को ऐसे ही ज़ाया करते हैं। सऊदी रहने वाले गार्जियनशिप मिलती नहीं है बच्चे को। इस कहानी की बात मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ। इस कहानी में कहा गया है कि सऊदी रहते हैं, पैसा कमाते हैं, दुबई कुवैत रहते हैं और वहाँ से पैसा भेजते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चे के लिए, मेहनत कर, लेकिन बच्चे यहाँ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। जो घर की औरतें होते हैं वो अपनी मनमर्जी ज़िंदगी 4-4 साल 5-5 साल वो वहाँ रहते हैं, किस परेशानी से रहते हैं ये कोई नहीं जानता। इसलिए कहा जाता है ना कि आप कितना कमाते हो ये सब देखता है, लेकिन कैसे कमाते हो ये कोई नहीं देखता। तो इसमें दिखाया गया और उसकी ज़िंदगी एक मशीनी रोबोट वाली ज़िंदगी हो चुकी होती है कि वो घंटों काम करके इतना बिजी हो जाता है अपनी ज़िंदगी में। काम करके जब ड्यूटी निकलता है सुबह में तो सारे बच्चे सोए रहते हैं और वो बच्ची बीवी सोए रहते हैं, वो सबको छोड़ करके निकल जाता है ड्यूटी को। और जब ड्यूटी से आता है तो देखता है बाल बच्चे सोए पड़े हुए हैं घर में, यानी हफ्तों तक अपनी बीवी की मुस्कान को, अपने बच्चे की मुस्कुराहट को बात तक नहीं हो पाती है। ये होती है ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ तक कि वो अपने दोस्त असद को कहता है कि यार असद, ये लोग यहाँ रोबोट वाली मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या यही हमारा मुस्तकबिल होगा? आने वाले ज़माने में अगर हम यही रोबोट की तरह, मशीन की तरह काम करते रहे तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो इसका दोस्त कहता है, असद दोस्त कहता है कि यार तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा ही मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हो, आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी नहीं होगी, इसे छोड़ दो, अभी की मतलब कि हाल का सोचो, मुस्तकबिल का क्या सोचते हो? और वो वहाँ उसकी ज़िंदगी रंगीन ऐनक होती है विदेश में, लेकिन वो ऐनक धीरे धीरे धूल पड़ते कोई भी चीज़ आप याद रखोगे नए में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पुराना होता है ना तो वो बुरा लगने लगता है। उसे भी वहाँ की दुनिया अब अच्छी नहीं लगती, परेशान हो जाता है। लेकिन ये ज़िंदगी सबके साथ आता है। एक बार वो क्या होता है कि वहाँ जब वो विदेश में रह रहा होता है, उसके बाद जब यहाँ अपने पुराने घर पर आता है और अपनी माँ को देखता है तो बूढ़ी नहीफ जा बलब माँ अपने खटिया पर पड़ी हुई, और जब वो यहाँ अपने घर आता है तो सब कुछ कदरे अछूता सा मालूम होता है। सब कुछ तो है उसका, लेकिन वो खुद वहाँ का नहीं है। ये होती है ज़िंदगी। आप ज़्यादा वक्त तक कहीं दूसरी जगह रह लेते हैं, उसके बाद वहाँ आते हैं तो आपको अजीब सा लगता है। वैसे ही वो वहाँ ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने के बाद जब यहाँ आया अपने घर पे तो ये घर आंगन में पेड़ का पौधा, पेड़, लकड़ी, घर, मकान, बिल्डिंग सब कुछ था इसी का, लेकिन वो इंसान खुद वहाँ का नहीं था। वो उसे लगता था कि पेड़ से कोई दरख्त की कोई टहनी कट करके जो अलग हो जाती है वैसे ही मैं अलग हो गया हूँ। मेरी
हैसियत एक पेड़ से कटी हुई शाख के मानिंद है। मेरा अब घर से कोई लगाव नहीं रह गया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम कटी हुई शाख रखा गया। आप देखोगे जब कोई आप में से किसी के वालिद रहते होंगे विदेश में, तो 3 साल 4 साल पे कितने 3-4 साल पे एक बार आते हैं और वो 2 से 3 महीना रहते हैं। उनका कोई दोस्त नहीं होता, उनका कोई मिलने वाला नहीं होता, क्योंकि वो इतनी लंबे वक्त को वहाँ गुजार चुके होते हैं कि सब दोस्त अहबाब इनसे दूर हो गए होते हैं, कोई दोस्त नहीं होता है। वो यही दिखाया गया इसमें कि हम जब अपने मुल्क से कट करके अलग होते हैं तो हकीकत मायने में सबसे हमारी दूरी हो जाती है, पेड़ के टूटे हुए टहनी के बराबर होती है। इसलिए सऊदी वालों की ज़िंदगी बड़ी दर्दनाक ज़िंदगी होती है, चाहे वो सऊदी हो, कतर हो, दोहा हो, या फिर कहीं भी गैर मुल्क में जा कर के कमा रहे हैं, अपनी मेहनत ज़िंदगी के असल वक्त को गुजार रहे हैं, बड़ी शिद्दत से कमाते हैं दोस्त, बहुत मेहनत लगता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के वालिद वहाँ कमा रहे होंगे, तो आप उनके पैसे को बर्बाद ना करें। आपको समझना होगा कि आपके अब्बू, वालिद या आपके पिता जो भी बाहर में रह रहे हैं वो कितनी मेहनत से कमाते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपको रिचार्ज करवा के देते हैं। तो यही बताया गया है कि हमारे मुआशरे में क्या हो गया, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। काम ऐसा करो कि पैसा आपके पीछे भागे। हम अपनी ज़िंदगी में यदि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, हमारे आपके वालिदैन विदेश में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया। इसलिए आप ज़िंदगी में अपना वीज़ा तो बनाओगे लेकिन कमाने जाने का नहीं। आप अपना पासपोर्ट और वीज़ा अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन घूमने जाओगे, आप घूमने के टूर करने जाओगे। तो इस कहानी में यही मुआशरे की हालात को बताया गया है कि हमारा मुआशरा क्या है, मशीनी ज़िंदगी, झूठी ज़िंदगी बन के रह गई। इसलिए इस चैप्टर का नाम कटी हुई शाख रखा गया। अब मैं आपको इस चैप्टर का सवाल, क्वेश्चन आंसर क्लियर कर देता हूँ, जो आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी पूछा गया है। तो पहला सवाल है कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहां की पैदाइश 1951-52 में हुआ। कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। तीसरा, कमर जहां की पैदाइश का ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है? तो यहां देख लीजिए के समस्तीपुर जिला मर्दमखेज गांव में यहाँ दिया हुआ। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब यानी किताब में शामिल है? तो ये कटी हुई शाख कमर जहां का अफसाना है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो देखिए यहाँ पर संद्रवती भागलपुर से सुबह उर्दू के करियर का आगाज किया और तरक्की पाकर भागलपुर सदर सुबह उर्दू बनी। तो भागलपुर में है ना, भागलपुर सदर सूबा उर्दू यूनिवर्सिटी में है अभी वो। कमर जहां की हालात ज़िंदगी के बारे में पूछा जा रहा है, तो कमर जहां की हालात ज़िंदगी ये मैंने आपको पढ़ा दिया। कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजों के एतबार पर लेके किस किस मौजों पर उन लोग। उसके बाद कमर जहां की तालीम और तदरीसी के बारे में मुख्तसर बयान करे। तो ये कमर जहां का चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक सवाल है यहाँ कि कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों रखा गया है? तो इस कहानी का उन्वान कटी हुई शाख इसलिए रखा गया है कि एक आदमी अपने मुल्क से दूसरे मुल्क कमाने जाता है और वो कटी हुई शाख के मानिंद हो जाता है। जब वो आता है उसका अपना कोई नहीं होता, ऐसा लगता है कि अलग हो चुका, वो जुड़ नहीं सकता। तो ये चैप्टर बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया, और इसके बावजूद भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछे और आप शेयर करो। अब वक्त नहीं है, ये चौथा चैप्टर मैं रेगुलर दे रहा हूँ आपको, चौथा चैप्टर बहुत जल्द चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और नए हो दोस्तों को बोलो कि सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर लेगा तो वीडियो हर दिन मिलता रहेगा, और सिंसियरली पढ़ो। आप मैं डेली पढ़ा रहा हूँ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हस्सान सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।